स्टूडेंट, मैं अवधेश कुमार पांडे सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हमने अगले वीडियो में आपको बताया था विकास के लेसन का नाम है विकास, उसमें आपका चल रहा था उत्परिवर्तन। इसके पहले हमने बताया था कि जैव विकास के अंतर्गत हमने 3 पॉइंट दिए थे। पहला आपका था लैमार्कवाद और दूसरा था डार्विनवाद। दोनों के विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी और उसी का तीसरा पॉइंट आपका है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन होता क्या है? उत्परिवर्तन अगर आप सरल शब्दों में समझे तो जीवों में होने वाला अचानक, यानी जैसे जैव विकास में है हर एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, यानी कई पीढ़ियों के बाद उनमें परिवर्तन होते हैं। लेकिन उत्परिवर्तन में क्या होता है कि जीवों में अचानक होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन के संबंध में वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने उत्परिवर्तन के सिद्धांत को या उत्परिवर्तनवाद को प्रस्तुत किया था। उनका नाम है ह्यूगो डे व्रीज, जो हॉलैंड के एक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपना जो उत्परिवर्तन का जो वाद है उसे एक पौधे पर, इसका नाम था इवनिंग प्रीमरोज, जो एक मटर का पौधा है, उस पर अपना प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि जो इवनिंग प्रीमरोज है पौधा मटर का, उसमें एक पीढ़ी को लिया तो उस पीढ़ी में उसके तने की लंबाई, मोटाई और उसकी पत्तियों और उसकी पत्तियों के आकार, यानी कि जो इवनिंग प्रीमरोज पौधा है जिसमें उत्परिवर्तनवाद को उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, उसमें उनके जो लक्षण थे, इस पौधे के जो मेन लक्षण थे, उसका तना लिया उन्होंने, तने की लंबाई को लिया, उसकी मोटाई और उनकी पत्तियों के आकार को उन्होंने लिया। उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में जो तना था वो कम मोटा, या उसकी लंबाई कम थी, मोटाई कम थी, या उसकी पत्तियों का आकार अलग तरीके से था। लेकिन कुछ समय बाद, यानी कि जो आने वाली जो उनकी पीढ़ी थी, जो आने वाली अगली पीढ़ी बनी, उसमें तने की लंबाई, मोटाई और उसकी पत्तियों में परिवर्तन, पत्तियों के आकार में परिवर्तन आ गए। यानी कि उत्परिवर्तन द्वारा एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है, उसी पौधे की एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। और तो इसको जैसे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन हो गए तो उसे हम उत्परिवर्तन कहेंगे। लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक धीमी गति से, यानी क्रमिक परिवर्तन जो होगा उसे हम जैव विकास कहेंगे। जैव विकास का मतलब हो गया कि धीरे धीरे करके कई पीढ़ियों बाद उसमें परिवर्तन होते हैं, उसे जैव विकास कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था जैव विकास में जिराफ की गर्दन, पहले जिराफ बकरी के समान थे, आपको बताया था हमने कि जिराफ बकरी के समान थे, लेकिन धीरे धीरे करके प्राकृतिक वातावरण में उथल पुथल हुई, प्राकृतिक वातावरण में चेंज हुए, परिवर्तन हुए, जिसके कारण ये जो जिराफ बकरी के समान थे वे अपनी आगे की टांग और गर्दन का प्रयोग ज़्यादा करने लगे, जिसके कारण कई पीढ़ियों तक ये अपनी आगे की टांग को उठाकर और गर्दन को लंबा करके पत्तियों को खाने का प्रयास करने लगे। क्यों खाने का प्रयास करने लगे? क्योंकि उस वक्त, जिस वक्त जिराफ का अस्तित्व था, उस वक्त भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि के कारण जो वातावरण में छोटे छोटे घास और छोटे छोटे पौधे थे वे सब नष्ट हो चुके थे, और इनको जीवित रहने के लिए बड़े पौधे, ऊंचे पौधों की पत्तियों के उनसे भोजन प्राप्त करना इनको था। लेकिन और ऊंचे पौधों से भोजन प्राप्त करने के लिए ये पहुंच नहीं पाते थे, इसलिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाते थे और आगे की टांग को पेड़ पर रखकर गर्दन को ऊपर उठाते थे। धीरे धीरे करके कई पीढ़ियों के बाद उनमें परिवर्तन हो गए। लेकिन जो उत्परिवर्तन है उसी का थोड़ा सा उल्टा है, अचानक, यानी कि एक पीढ़ी बाद दूसरी पीढ़ी में कुछ न कुछ परिवर्तन
उसमें दिखाई देते हैं, जिसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। और इसके जनक ह्यूगो डी व्रीज हैं, जो हालैंड के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने इवनिंग प्राइमरोज नामक पौधा लिया जो मटर का पौधा था, जो मटर का पौधा था, और उत्परिवर्तन को समझाने के लिए जो भी लक्षण चाहिए थे उनको इस पौधे में सब मिलते थे, इसीलिए उन्होंने इस पौधे का ही चुनाव किया। और वे तने की लंबाई, मोटाई तथा उसकी पत्तियों के आकार आदि को लेके आगे प्रयोग किया। तो उन्होंने देखा कि आने वाली जो पीढ़ी थी उसमें उनके तने, लंबाई, मोटाई और उनकी पत्तियों में कुछ न कुछ परिवर्तन होते चले गए। और जो उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। उत्परिवर्तन आपका 3 प्रकार से आप इसको बांट सकते हैं कि उत्परिवर्तन होता कैसे। 3 प्रकार से उत्परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण जीवों के शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन हर पीढ़ी में होते चले जाते हैं। जैसे पहले आपका है जीन में उत्परिवर्तन। जीन में उत्परिवर्तन। जीन मतलब समझते हैं आप, जीन का मतलब क्या होता है? जीन आपके जो शरीर का जो डीएनए होता है उसे ही आप जीन कहते हैं। जीन के माध्यम से ही जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो जीन में उत्परिवर्तन का मतलब, जीन में उत्परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है। 2 प्रकार से उसको आप समझ सकते हैं। पहला आपका हो सकता है प्राकृतिक कारण, और दूसरा आप समझ सकते हैं इसको कृत्रिम कारण। कृत्रिम कारण हमेशा जब होगा मानव। अब प्राकृतिक कारण का मतलब, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्राकृतिक के प्रभाव के कारण, प्रकृति में परिवर्तन के कारण किसी न किसी जीव के, यानी जो भी जीव हो उसमें उनकी जीन में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ का वातावरण हम लोग के ऊपर इस वातावरण के अनुसार लोग ढलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से अमेरिका गया तो उस वातावरण के अनुसार उसके शरीर में परिवर्तन हो जाएंगे, और उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, यानी आने वाली जो पीढ़ी होगी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई देंगे। तो ये होता है प्राकृतिक कारण। कृत्रिम कारण में आप जान सकते हैं, जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं हम, परमाणु बम का उदाहरण देते हैं। जैसे आप लोगों ने, आपको पता है कि जापान का 2 प्रमुख नगर है नागासाकी और हिरोशिमा, जिस पर अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में 2 बम गिराए गए थे, जिसका नाम था हैटी और मैटी। 2 बम थे, और इन बम के गिरने से दोनों नगरों में कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग मारे गए थे। और इस परमाणु बम में देखिए, बम विस्फोट से ही मतलब है, इसमें जो विकिरण निकलती है, विकिरण निकलती है, यानी अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट किरणें जो निकलती हैं विकिरण के माध्यम से, वो क्या करती हैं? जीन में प्रभाव डालती हैं। इसी प्रभाव के कारण आप देख रहे हैं कि जापान में जो नागासाकी और हिरोशिमा है, वहाँ पे आज तक, जहाँ पे बम गिरा था वहाँ एक घास तक नहीं जमी है, और वहाँ के जो मानव जाति है, यानी मनुष्य हैं, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। आने वाली जो उनकी पीढ़ी है, कोई लूला है, लूला लंगड़ा, अंधा, बहरा, उनकी संतानों में कुछ ना कुछ विकार, यानी कि उनके शरीर में कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो रहे हैं, और उसका मुख्य कारण है विकिरण, रेडिएशन। और इसी रेडिएशन के कारण इनके डीएनए में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण उनकी आने वाली पीढ़ी में ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं। और ये किसके द्वारा है? मानव निर्मित, यानी कृत्रिम कारण से इसमें जीन में परिवर्तन हो रहे हैं। अगला है आपका
गुणसूत्र परिवर्तन। दूसरा आपका है गुणसूत्र में परिवर्तन। जो आपका पहला पॉइंट अभी हमने बताया, जीन में परिवर्तन, जीन में उत्परिवर्तन, जैसे मैंने आपको बताया कि जीन में उत्परिवर्तन। उसी प्रकार आपको पता है कि जीन और गुणसूत्र, जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र के बिंदुओं पर स्थित होते हैं। जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र के बिंदु पर उसकी जो ईंटे जैसी संरचना होती है उसके बिंदुओं पर ये पाए जाते हैं। और जब जीन में परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसके गुणसूत्रों में भी परिवर्तन होगा। किसी भी मनुष्य में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, उसके रूप रंग आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो उसके पीछे एक ही है आपका गुणसूत्र। गुणसूत्र के माध्यम से ही उसकी पीढ़ी में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। और इसी गुणसूत्र में परिवर्तन में इसमें भी आपका प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों विधियाँ इसमें लागू हो जाएंगी, क्योंकि कभी कभी देखेंगे प्रकृति के कारण भी इनके गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाते हैं। व्यक्ति के स्थान और प्राकृतिक वातावरण के कारण गुणसूत्र में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। बस ये है कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन रहते हैं, गुणसूत्रों का आकार में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण आने वाली जो पीढ़ी होती है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यही दिखाई देते हैं, इसलिए इसको हम उस परिवर्तन कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है गुणसूत्र समूह उत्परिवर्तन। गुणसूत्र समूह उत्परिवर्तन। आपको पता है कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी का मतलब आपका 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर उसमें जोड़ी का मतलब, यहाँ समूह का मतलब जोड़ लीजिए एक्स वाई या एक्स एक्स। अब देखिए 23 जोड़ी में से जो आपके 22 होते हैं, 22 जोड़ी, वो क्या करते हैं, वो ऑटोसोम होते हैं, उनका शरीर में रहते हैं लेकिन उनका कोई कार्य नहीं होता है। 2 गुणसूत्र ही आपके जीवन में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे आपका एक्स वाई या एक्स वाई लड़का और एक्स में लड़की। तो गुणसूत्र में कभी कभी देखिए क्या होता है कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या प्रकृति में कुछ परिवर्तन के कारण या मानव निर्मित किसी परिवर्तन के कारण गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव हो जाते हैं। जैसे किसी में 45 हो गए तो वह व्यक्ति क्लाइनफेल्टर, और किसी में 47 हो गए तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और जो 47 वाला होता है, 47 गुणसूत्र वाला जो आपका मानव होगा, उसका मुख मंगोलों जैसा होगा, उसकी खोपड़ी काफ़ी बड़ी होगी, उसकी आंखें धसी हुई नजर आती हैं और उसका चेहरा कुछ भद्दा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण यहाँ 46 गुणसूत्र होते थे लेकिन गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर 47 हो गई है। उसी प्रकार 45 गुणसूत्र यानी एक गुणसूत्र कम हो गया किसी कारणवश, तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा कि जो व्यक्ति है उसे आपको क्लाइनफेल्टर आप कह सकते हैं। वो उसमें आधा शरीर मनुष्य नर का और आधा स्त्री के दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। और जिसके कारण, और क्या कारण है इसका, गुणसूत्रों की संख्या का कम होना। अब हमारे उत्परिवर्तन का महत्व बताइए। उत्परिवर्तन का क्या महत्व है, यानी कि जीव विज्ञान में उत्परिवर्तन का क्या महत्व है। देखिए उत्परिवर्तन का हमारे जीवन में और जीव विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
इससे पहला नंबर जैसे कम समय में विकासशील एवं उन्नत पौधे का विकास होगा। कम समय में पौधे का विकास हो जाता है कुछ परिवर्तन के माध्यम से। अब जैसे जैव विकास के संबंध में देखेंगे तो उसमें काफ़ी समय लगता है, क्योंकि वह बहुत धीमी गति से क्रमिक परिवर्तन, स्टेप बाय स्टेप होने वाला परिवर्तन है। लेकिन जो आपका उत्परिवर्तन है, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके हो जाते हैं। और दूसरा आपका उत्परिवर्तन के कारण अनेक मिलती जातियों का विकास आसानी से हो जाता है। तीसरा आपका हो जाएगा इसमें, देखिए उत्परिवर्तन के कारण अनेक मिलती जुलती, यानी कि जो आगे जैसे जिस जीव में उत्परिवर्तन हुआ उसकी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो अपनी पहली वाली पीढ़ी से कुछ मिलती जुलती रहती रहती है, जिससे एक नई जाति का विकास आसानी से इससे किया जा सकता है। आपका अंतिम पॉइंट जिसमें है कृत्रिम उत्परिवर्तन द्वारा नए जाति एवं प्रजाति के पौधों और जीवों का विकास आसानी से संभव होता है। आसानी से संभव है। तो हमने आपको बताया उत्परिवर्तन होता क्या है, उत्परिवर्तन की खोज किसने की, उत्परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं, और हमने आपको बताया उत्परिवर्तन का महत्व। और इन सब बिंदुओं के बाद ये आपका जो उत्परिवर्तन है ये यहाँ पर समाप्त होता है। आगे हम आपको बताएंगे, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ओपेलिन का स्टेन मिलर का प्रयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी इसमें आपको समझ में ना आया हो उसे कमेंट्स बॉक्स में उसमें कमेंट्स करें और उनसे सवाल पूछेंगे, इसका जवाब आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।